वेलकम एवरीवन स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर 11th क्लास फ्रीडम पॉलिटी कर रहे हैं। आज हमें देखना है हार्म प्रिंसिपल। ठीक, तो हार्म प्रिंसिपल हम देखेंगे कि हम अपनी लिबर्टी फ्रीडम के लिए जो चाहते हैं वो किसी दूसरे को नुकसान अगर पहुंचाता है तो उसी के बेस पर किए। ठीक, तो ऐसी फ्रीडम जो है लिबर्टी, फिर वो क्या है, कंस्ट्रेंट होना चाहिए ऐसी फ्रीडम पर। तो इसी को कहा जाता है हार्म प्रिंसिपल। तो इसमें हम बहुत सारे इश्यूज को देखेंगे। कुछ हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उन्होंने भी अपना ऑन लिबर्टी एस्से लिखा और उसके बारे में भी बताया। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल थ्योरी में ही हार्म प्रिंसिपल को ऐड किया। उसमें उन्होंने कहा द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ठीक, जहाँ पर हम मैनकाइंड पूरे वारंटेड हैं, जिम्मेदारी गारंटी देते हैं इंडिविजुअली कलेक्टिवली की, इन इंटरफियरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक, तो हमारा जो लिबर्टी है और सेल्फ प्रोटेक्शन में किसी दूसरे को इंटरफियरिंग नहीं होनी चाहिए। दैट द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुल एक्सरसाइज्ड। जो पावर है, हमारे लीडर्स हैं, वो भी इसीलिए पावरफुल एक्सरसाइज करें कि जो लिबर्टी है, फ्रीडम है जो हमें मिल रही है वो किसी दूसरे को अफेक्ट ना करे, किसी दूसरे मेंबर को, हमारी सिविलाइज्ड कम्युनिटी के अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसी को हम प्रिवेंट हार्म, दूसरे को हार्म पहुंचने से भी बचाना है। तो यहाँ पर मिल ने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, दोज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में जो है डिफरेंस किया यहाँ पर कि दोज एक्शन दैट हैव consequences ओनली फॉर इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स, एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, जो कुछ एक्शन है जो हमारे अपने लिए होते हैं, कुछ एक्शंस हैं जो हमारे दूसरों के लिए होते हैं। हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे दूसरे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे दूसरे लोग उनसे अफेक्ट होते हैं। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और जो दूसरे अफेक्ट होंगे हमारे बिजनेस से, हमारे इंटरफियर से, तो हमारे कम्युनिटी या सोसाइटी रिगार्डिंग एक्शंस हो जाएंगे। तो हाउ डज इट कंसर्न यू इफ इट डज नॉट अफेक्ट यू, इट कंट्रास्ट। तो अगर ये मतलब अगर आपको ये अफेक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कंट्रास्ट की होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सोसाइटी को कुछ आपको ऐसी फ्रीडम है कि वो सोसाइटी को अदर मेंबर को अफेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाने की ज़रूरत है। अगर आफ्टर ऑल इफ योर एक्शंस कॉज मी हार्म देन श्योरली आई मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम सच हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो मुझे, अगर मेरे एक्शंस आपको, आप सोसाइटी में आप रहते हैं, आपको हार्म पहुंचा रहे हैं तो एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा मुझे क्या है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट। ठीक, हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो सिस्टम है वो रेगुलेट करता है, कंस्ट्रेंट बनाए हुआ है। ठीक है, तो ताकि हम किसी को अपने एक्शन से हार्म ना पहुंचा सकें। As freedom is the core of human society, is a crucial for dignity, human life के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर कंस्ट्रेंट जो है तभी लगाने चाहिए, ठीक है, कि तब ज़्यादा ज़रूरत है। जब हार्म कोज मस्ट बी सीरियस, जब हमारा हार्म बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तभी वहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाने चाहिए। माइनर हार्म, जैसे मान लो छोटे मोटे अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे एक्शंस, बहुत स्मॉल, तो ज़्यादा वहाँ पर फिर गवर्नमेंट को या फिर बड़ा वहाँ पर एक्शन लेने ठीक नहीं है, बड़े कंस्ट्रेंट होने ठीक नहीं है। जैसे एक मिल ने जो है यहाँ पर, जो थिंकर्स हैं हमारे, तो इन्होंने पॉलिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने बताया है कि अगर मान लो आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, वहाँ पर म्यूज़िक बहुत लाउड आप चला रहे हो, तो आपके लाउड म्यूजिक चलने से वहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो ठीक से स्लीपिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो आपस में बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपार्टमेंट में बैठ नहीं पा रहे हैं चैन से। तो वो क्या करें, अगर वो जाके सीधा पुलिस के पास कंप्लेन करें तो एक तरह का कंस्ट्रेंट, बहुत हैवी कंस्ट्रेंट हो जाएगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोसाइटी में रहते हुए उन लोगों को आपसे ही, सिर्फ अगर आप हाई लाउड म्यूजिक चला रहे हैं तो आपसे बात करनी चाहिए और आपसे मामला समझा के डील कर लेना चाहिए, सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। और आपको भी एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि मेरे जो फ्रीडम है, मुझे मिला है कि मैं अपना एंजॉय कर सकता हूँ, इससे दूसरे को हार्म ना हो, तो मुझे भी खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से म्यूज़िक को लो साउंड में चला लेना चाहिए।
बट अगर कोई पर्सन नहीं मान रहा है इस सिचुएशन में, तब उसमें कंस्ट्रेंट आपको लगाने चाहिए, आप एफआईआर वगैरह करेंगे। तो कंस्ट्रेंट इतने हैवी नहीं होने चाहिए कि किसी ने लाउड म्यूजिक चला दिया तो उसको 2 साल में के लिए जेल में डाल दिया। नो, ऐसा ही है बिल्कुल। देखो है ना, अगर आपकी बहुत सारी आपने घटनाएं सुनी होंगी, कोई लाउड म्यूजिक चला रहे थे किसी शादी वगैरह में, कंप्लेन हो गई नाइट में, तो सिर्फ एफआईआर हुई नॉर्मल, पुलिस आई, पुलिस ने इंक्वायरी की, उनको जो है समझाया और बस चलेगा। ऐसा तो नहीं है। तो हैवी कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, मतलब जितना अगर आपके बहुत छोटे कंस्ट्रेंट होने चाहिए आपकी फ्रीडम को अगर अफेक्ट कर रहा है, आपके कुछ एक्शंस दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन पे छोटे मोटे कंस्ट्रेंट होने चाहिए। अब देखो ड्रेस कोड को लेकर कुछ कंस्ट्रेंट हैं, तो ये कुछ कंस्ट्रेंट इनको पढ़िए, इनको समझिए, क्या ये जरूरी है, क्या ये ऐसे होने चाहिए। देखो कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे हैं जो जरूरी भी होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट या हमारी सोसाइटी कोई भी बनाए। तो देखो इन चाइना ड्यूरिंग माओ रिजाइम ऑल द पीपल हैड टू वियर माओ सूट्स बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वलिटी। माओ लोग आपस में क्या करते हैं, जब उनका एक रिजाइम होता है, मीटिंग होती है, तो उस टाइम पर वो सब एक इक्वल ड्रेस पहनते हैं, इक्वल की, तो वो ये शो करने के लिए, इक्वलिटी शो करने के लिए। तो वहां पर ऐसा है। तो क्या ड्रेस कोड पहनने से ही क्या इक्वलिटी आ जाएगी? तो इस चीज़ को अगर हम अपना सोचें थोड़ा साइंटिफिक वे में, कि उन्होंने चाइना में माओज ने ऐसा बना रखा है, माओ कम्युनिटी के लोगों ने, कि जब उनका आपस में एक मीट होगी, मिलेंगे, एक छोटा फेस्टिवल होगा रिजाइम, तो उसमें सब एक साथ मतलब सेम ड्रेस कोड पहनेंगे, तो क्या उससे इक्वलिटी हो गई? और उसके पीछे उनका लॉजिक है कि इससे इक्वलिटी होती है, हम इक्वल दिखाते हैं अपने आप को, एक्सप्रेशन ऑफ इक्वलिटी है। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये समहाउ हम कह सकते हैं ठीक भी नहीं है और ठीक भी है। तो इसके लिए अगर वही बात आ जाती है कंस्ट्रेंट की, अगर कोई नहीं पहनता है तो सिर्फ आपको उसके ऊपर स्मॉल कंस्ट्रेंट लगाने चाहिए, उसको समझाओ, उसको थोड़ा कहो कि वो पहने। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहन रहा है तो उसको अपनी अब कम्युनिटी से ही बाहर निकाल दो, नहीं तुम हमारी कम्युनिटी में ही नहीं हो। इट्स नॉट द फेयर अबाउट हिज फ्रीडम। ऐसे ही देखो फतवा, ये फतवा जारी कर देते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। सानिया मिर्जा ने शॉर्ट ड्रेस पहनकर जो है खेलना शुरू किया, तो उसके ड्रेस कोड को लेकर फतवा जारी कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी हाईली प्रोफेशनल मौलाना जीज जैसे लोगों ने। तो उनके ड्रेस कोड को कि ये हमारे कम्युनिटी एज अ इसके पहनना और ये इस तरह से खेलना ये सही नहीं है, शॉर्ट ड्रेस पहनकर। तो क्या ये सही है? क्या ये मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए ठीक है, आप किसी को कर रहे हो, बट जो है आप वहाँ पर हार्ड कंस्ट्रेंट नहीं लगाओगे। देखो शी इज वियरिंग सच काइंड ऑफ ड्रेस टू प्ले, ताकि वो आराम से खेल सके अपने आप को फ्रीली। तो ये मतलब हार्ड कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए। द रूल ऑफ अ टेस्ट मैच क्रिकेट रिक्वायर एवरी क्रिकेटर टू वियर वाइट। देखो क्रिकेट में होता है हर एक क्रिकेटर को वाइट ड्रेस पहनना होगा, तो वाइट, अगर कोई वाइट नहीं पहनेगा, कोई ब्लैक पहनेगा, कोई रेड पहनेगा, तो वहाँ पर क्या है, तो इसीलिए वाइट पहनेंगे, सब टीम इक्वल दिखाई देगी। तो वहाँ पर ये कंस्ट्रेंट जरूरी है, क्योंकि अगर सब ये सेम नहीं पहनेंगे तो वही पहचान नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर जरूरी है कंस्ट्रेंट। ठीक, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में बुलाए जाते हैं, वहाँ पर ज़रूरी है। अगर स्कूल यूनिफॉर्म में आपने छोटे से ही वहाँ पर बच्चों के अंदर ये नहीं डाला कि यूनिटी इक्वलिटी क्या चीज़ होती है, तो वो बहुत डाइवर्स हो जाएंगे, उनका बिगड़ जाएगी मेंटेलिटी। तो शुरू से ही बच्चों को हम ये एक लेवल तक ये सिखाते हुए लाते हैं ताकि उनके अंदर इक्वलिटी रहे। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं अब इनको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, खुद की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप फोर्सफुली किसी को यूनिफॉर्म पहनाओगे तो भी उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रहेगी। पर बचपन से तो हम कहते हैं ना, कुम्हार बनाता है बर्तन को, ऐसे ही हम स्कूलों में या स्कूल जो है बच्चे का माइंड सेट ऐसा डेवलप करते हैं जो एक अच्छा रहे बच्चा हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक, तो वही है कि जैसा बनाओगे बच्चा वैसा बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा स्कूल में यूनिफॉर्म रखा जाता है, कॉलेजेस में नहीं होता है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि उस लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग मच बेटर एंड एट हायर लेवल, पीक लेवल पर पहुंच जाती है। तो कहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, कहाँ पर इम्पोजिशन, कहाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें लेकर आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। ठीक है, तो पीपल को कुछ ऐसा भी हमें शो करना चाहिए, सिखाना चाहिए कि वो टॉलरेट हों, बर्दाश्त करने वाले हों। पीपल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट इंटरेस्ट सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज हार्म टू अदर। उनके जो एक्शन है दूसरों को हार्म ना करें, बट सच टॉलरेंस नीड टू बी एक्सटेंडेड सो व्यूज एंड एक्शन विच मे पुट पीपल इन डेंजर। हमारे ऐसे एक्शंस या ऐसे हेट्रेड नहीं भरी होनी चाहिए कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए।
हेट कंपेन, देखो हेट कंपेन, आप किसी के अगेंस्ट हेट कंपेन कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो, तो ठीक है, दैट एक्शन दैट कोज सीरियस हार्म आर एक्शन ऑन विच कंस्ट्रेंट कैन बी इम्पोज, जहां पर कंस्ट्रेंट लगाने चाहिए। भी आप किसी के अगेंस्ट एकदम हेट स्पीच नहीं दे सकते हो। कहा जाता है ना कि भाई किसी ने किसी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी नेता के बारे में हेट स्पीच दी, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, फिर बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको पनिशमेंट दे दिया, जेल में डाल दिया, लाइफ टाइम इम्प्रीजन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। शॉर्ट कंस्ट्रेंट उनके ऊपर रखे जाते हैं ताकि इस तरह की कंडक्टिंग ना हो। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया द टर्म यूज फॉर सच जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट जो होने चाहिए जस्टिफाइबल, एकदम ईमानदारी वाली कंस्ट्रेंट होने चाहिए किसी की आज़ादी के ऊपर लगे हुए, फ्रीडम के। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करते हैं कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, नीडेड है। रेस्ट्रिक्शन में भी देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल, रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए बट रीजनेबल, उनका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ठीक है कह दिया जो मन में आया कि भाई हाँ ठीक है हमारे धर्म के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। नो, साइंटिफिक होना चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन, नॉट एक्सेस, नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्शन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड। अगर कोई रीजनेबल रीजन नहीं है तो वहाँ पर हमारी फ्रीडम रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इट वुड बी, ठीक है, जनरल कंडीशन ऑफ फ्रीडम इन सोसाइटी। वी मस्ट नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन सिंस सच अ हैबिट इज डिट्रीमेंटल और टू, हमें ऐसी हैबिट नहीं बना लेनी चाहिए एकदम रेस्ट्रिक्शन रखने वाली। हम थोड़े से क्या होने चाहिए, डिट्रीमेंटल ऑफ टू फ्रीडम होने चाहिए, फ्रीडम के बारे में थोड़ा सोचने वाले होने चाहिए। एकदम नहीं कि रेस्ट्रिक्शन लगा दो, रेस्ट्रिक्शन लगा दो, रेस्ट्रिक्शन लगा दो, नो। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, तो अर्लियर इन द चैप्टर हमने डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, स्कूल, ये सब देखा है। तो अपने आप को देखो, हमने फ्रीडम की डेफिनेशन अभी तक जो देखी है वो फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। फ्रीडम क्या है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, ये फ्रीडम है। और क्या है, एंड फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, खुद को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की अपॉर्चुनिटी भी फ्रीडम के डेफिनेशन में इन्वॉल्व है इतना। इन पॉलिटिकल थ्योरी दीज हैव बीन कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी कही जाती है। नेगेटिव लिबर्टी सीक टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवॉलेबल। निगेटिव लिबर्टी क्या होती है, एक ऐसा एरिया डिफाइन करती है जहां पर इंडिविजुअल वुड बी इनवॉलेबल, इंडिविजुअल वहां पर अपने आप को नहीं जा सकता है उस एरिया में, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी इन विच ही और शी कुड डू बी बिकम वट एवर ही और शी विज टू डू और बिकम, दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफियर। देखो कोई क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या कुछ, तो क्या है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी क्या है, कंस्टेंट नहीं होने चाहिए। इट इज मिनिमम एरिया दैट इज सेक्रेड एंड इन विच वेदर इंडिविजुअल डज इज नॉट टू बी इंटरफियर्ड, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, उसमें कोई आपको इंटरफियर नहीं करना चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इज द रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन डिग्निटी नीड एन एरिया वेयर द पर्सन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अदर्स, ठीक है। एक ह्यूमन नेचर होती है, हम अपने आप को ऐसा बना सकें जहां पर कोई हमें रोकथाम ना करे, हम जो करना चाहें वो कर सकें अपनी लाइफ में। तो कितना एरिया है, क्या है, किस तरह की कंस्ट्रेंट है, डिस्कशन इसके ऊपर चलेगा, डिबेट चलता रहा है, ओल्ड टाइम से चलता रहा है। इंटरफियरेंस, नॉन इंटरफियरेंस इन फ्रीडम, ये सब बातें चलती रही हैं, ठीक है। तो निगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यू दैट एन इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इफ द एरिया इज टू स्मॉल द ह्यूमन डिग्निटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर एरिया बहुत कम है, आपसे कह दिया कि आप इतना ही कुछ एरिया में कर सकते हैं, कि आप बस एजुकेशन में ही कुछ आपको करना है, इससे अलग आप कुछ गेम्स के फील्ड में, अदर फील्ड में आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको एरिया कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तब आपके ऊपर ये कैसी होगी, निगेटिव लिबर्टी हो गई अब आपके ऊपर, ये पॉजिटिव नहीं हुआ। We may here ask the obvious question to choice of clothes wear in different situation. हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्कूल, प्लेइंग फील्ड, ऑफिस, चॉइस बिलोंग टू दी मिनिमम एरिया एंड देयरफॉर वन नेट कैन नॉट बी इंटरफियर with by external authority. Choice one can interfere with the state religious authority, ICC, CBSE. Negative liberty arguments are in response to the question over what area am I the master. It is concerned with explaining the idea of freedom from. अब स्कूल में, ऑफिस में, अलग अलग जगहों पर जो CBSE, ICSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके ड्रेस कोड्स होते हैं, वो एक क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है, वहाँ पर आपको रखने के लिए। बट अगर आपको एक अपनी, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, वहाँ पर भी अगर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन रख दी तो वो निगेटिव लिबर्टी में आ जाएगा।
ठीक है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ फ्रीडम। अगर हम आइडिया ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करें तो देखा जाए, आई गवर्न माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर खुद रूल करूं। पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशन हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन दैट कैन बी ट्रेस्ड। रूसो, हैगल, मार्क्स, गांधी, अरबिंदो ने, ये काफ़ी सारे कुछ हम कह सकते हैं थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स। इन्होंने क्या हुआ, अपने व्यूज़ रखे किसके ऊपर, इन्होंने अपने थिंकिंग रखी पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर काफ़ी इन्होंने। तो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल एक लाइक अ फ्लावर है दैट ब्लूजम व्हेन द, देखो इंडिविजुअल एक फ्लावर है और वो फ्लावर किस जैसे होता है, अच्छा फर्टाइल होगा, खिलेगा जब वहां पर सॉइल अच्छी फर्टाइल होगी, सन की जेंटल सनलाइट अच्छी आएगी, वाटर अच्छा होगा एंड वहां पर रेगुलर केयर मिलेगी। तो वही एक ह्यूमन के साथ भी है, उसकी फ्रीडम को लेकर भी, तो एक फ्लावर की तरह है ह्यूमन। The individual develop his or her capability must get the benefit of enabling positive condition in material, political and social domain। ठीक है, हमें अपनी material, political और social domain में अपने आप को बनाए रखना है। ठीक है, एक पर्सन को क्या है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें अगर किसी पर्सन के पास हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, पावर्ड है, गरीब है, तो ये सब चीज़ें उसके लिए एक निगेटिव कंस्ट्रेंट है, उसके लिए बाधाएं आ रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब फिर वो नहीं कर पाएगा एक गुड लाइफ जीने के लिए जो उसको करना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप जानते हो, जे.एस. मिल ने बहुत सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर कुछ बताया कि क्या रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए और रेस्ट्रिक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, क्यों होने भी चाहिए। देखो आपने बहुत सारा सुना होगा सेंसरशिप का टर्म। ठीक है, बहुत सारी बुक, किताबें, फिल्मों के ऊपर सेंसरशिप होती है। हमारा सेंसरशिप बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसके अध्यक्ष भी होते हैं। वो क्या करते हैं, हर एक मूवी, फिल्म, बुक रिलीज़ होने से पहले उसके ऊपर ये देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो लोगों की डिग्निटी को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। तो वो उस कंटेंट को हटाएंगे, हटाने के लिए कहेंगे या उसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। तो ये क्या एक बेटर है, ठीक है, क्या होना कि हमारी फ्रीडम के ऊपर कुछ कंस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी पब्लिश करो, कुछ भी। ठीक है, एक आपको यहाँ पर इंसिडेंट बता है कि वाराणसी में विडोज, विधवा विडोज के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे दीपा मेहता। तो वाराणसी के ऊपर बनाई जा रही थी और ये वाराणसी में ही बननी थी। तो वहाँ के लोगों ने इस फिल्म का बनाया जाना अपोज किया कि भाई यहाँ इससे तो हमारे वाराणसी की छवि आप खराब करोगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर बाद में ये कहा गया कि भाई ठीक है, ये मूवी यही स्टोरी रखो, बिल्कुल यही, बट वाराणसी में नहीं बनाओ और वाराणसी का नाम भी मत दो, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे प्लेस से लिंक कर दो। इस तरह से उन्होंने कर दिया। तो ऐसी और भी बहुत सारी मूवीज़ वगैरह होती रहती हैं, बहुत सारे रिसेंट में भी चलता रहता है। तो क्या ये देखो, अगर ऐसा वहाँ पे मूवी बनती, वहाँ के इश्यूज को दिखाया जाता, तो ये तो अच्छी चीज़ थी ना। बट वहाँ पर क्या किया गया, उन रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जो कि ठीक नहीं था। तो ये हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है हमारे कंट्री में, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, हमेशा हमेशा आप ऐसे ही करो, उनको अलग ट्रांसफ़र कर दो, बैन कर दो, नहीं पब्लिश होने दो। देखो जो रियल चीज़ें हैं वो बननी चाहिए लोगों के सामने, वहाँ की थिंकिंग सामने आनी चाहिए, वहाँ की सिचुएशन पता चलनी चाहिए। तो ये एक बेटर है। हमेशा आप ऐसा सेम वही बैन करो, ये करो, वो करो, उनको हटाओ, उस कंटेंट को रिलीज़ करो, डिलीट करो, तो हमेशा ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी वो सामने जो लाना चाहते हैं वो सामने तभी आएगी जब उनको आप अथॉरिटी दोगे। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस हटाओगे। ठीक, और वरना तो हमारी फ्रीडम क्या होती है, कर्टेल्ड होती है, हमारी फ्रीडम रुक जाती है। ठीक है, तो हमारी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी टू मेक राइट टू चॉइस, टू असेस इन अ रिस्पॉन्डेड मैनर अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस, हैव टू बी बिल्ट थ्रू एजुकेशन, कल्टिवेशन ऑफ जजमेंट एंड मच इट नीड टू बी नर्चर्ड बाय लिमिटिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी। ठीक है, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिससे कि हम बेटर नर्चर अपने आप को बना सकें, लाइफ में अच्छा खड़ा सा कर सकें। तो वो एक अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे आपने बहुत सारा है कि भाई आप राइट टू स्पीच है, तो ऐसा नहीं है कि ओपनली खड़े होकर आप किसी के बारे में भी है अब्यूजिंग करने लगो, इट्स नॉट द फेयर। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये ठीक है, ताकि हम अच्छा नर्चर कर सकें अपनी लाइफ को। यहाँ पर ये देख लेते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल पॉलिटिकल थिंकर हैं। इन्होंने एक 19th सेंचुरी में कुछ अपनी लिबर्टी
बुक में कुछ 4 रीज़न दिए वाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्यों होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इवन फॉर दोज हु स्पाउज आइडियाज दैट अपीयर फॉल्स। और तो कह रहे हैं कि 4 रीज़न बता रहे हैं कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए उन सब के लिए, चाहे उनके आइडिया गलत हैं या सही हैं, उन सब के लिए होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्यों जरूरी है? फर्स्ट, नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल। क्या कहा इन्होंने? पहला तो रीजन के किसी का भी आइडिया हमेशा गलत नहीं हो सकता, हो सकता है वो समहाउ राइट हो। व्हाट अपीयर्स टू अस फॉल्स हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या होगा अगर कोई कुछ फॉल्स कहा, उसने हमने फॉल्स कह दिया बट बाद में वो सही निकला। इफ वी बैन फॉल्स आइडियाज वी वुड लूज द एलिमेंट ऑफ ट्रूथ दैट दे कंटेन। अगर हम हमेशा ये फॉल्स आइडिया को बैन कर देंगे, नहीं चलने देंगे, कोई कहे और उसको फॉल्स कह के बैन कर देंगे, तो कभी सच बाहर निकल के नहीं आएगा। ठीक है, ट्रूथ भी रुक जाएगा। लोग डर से कि कहीं ये फॉल्स ना निकल आए हमारा आइडिया, उसकी वजह से अपनी ट्रूथ बातें भी, जो सच बातें भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये है। दिस इज रिलेटेड टू सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ। ट्रूथ खुद से अपने आप तो निकलता नहीं है कि हमेशा सच्चाई। भाई पहले तो बहुत लंबा डिस्कशन, उसमें फॉल्स भी होगा, गलत भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी, बुराइयाँ होंगी, तब वो ट्रूथ निकल के आता है किसी बात का, किसी भी बात का। आइडिया दैट सीम्स रॉन्ग टुडे मे हैव बीन वेरी वैल्यूएबल इन द इमरजेंस ऑफ व्हाट वी कंसीडर राइट काइंड ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो जो आज हम देख रहे हैं आइडियाज, जैसे सिंपल इस बात को ऐसे समझो कि बहुत पहले जब ये बताया गया कि ये मानना था पहले हमारा, जो चर्च वगैरह होते थे उनके पादरी का, कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सन नहीं रिवॉल्व करता, अर्थ नहीं रिवॉल्व करता सन के चारों तरफ, सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता, ये मानना था। बट बाद में चल के कुछ जब बताया गया तो सबसे पहले जो थिंकर्स थे उन्होंने बताया कि नहीं, सन जो है मूव नहीं करता अर्थ के चारों तरफ, अर्थ चारों तरफ मूव करती है सन के। तो इस आइडिया का एकदम फॉल्स मान लिया गया, उनको पनिशमेंट दे दिया गया, उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। तो बट बाद में इसके ऊपर डिस्कशन चला, लोगों ने रिसर्च करी और बाद में ये वाला जो फॉल्स ट्रूथ स्टेटमेंट कह दिया गया था, ये ट्रूथ निकल के आया। तो सेकंड वाली बात ये यही कह रहे हैं, आइडियाज दैट सीम्स रॉन्ग टुडे, जो आइडिया आज हमें रॉन्ग लग रहे हो, मे हैव बीन वैल्यूएबल, हो सकता है वो वैल्यूएबल निकल के आए बाद में। राइट काइंड ऑफ आइडियाज हमेशा बैड काइंड ऑफ आइडियाज से ही आते हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू फॉर ऑल टाइम। तो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएबल टाइम को देखते हुए जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, मतभेद वाले आइडियाज ना रखे जाएं, वो भी सामने आने चाहिए, कंट्राडिक्शन आइडियाज, अपोज करने वाले। ट्रूथ ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू अनथिंकिंग क्लिच। तो हम जो है इस तरह की बातें रखने से, अगर हम दोनों तरह के व्यूज लेके चलते हैं रॉन्ग एंड राइट, तो इससे क्या होता है, जो ट्रूथ हम निकालेंगे वो बाद में कुछ गलती करेगा, उसको गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। When we exposed to opposing view that we can sure that this is an idea truthworthy। ठीक है, तो ये ट्रूथवर्दी आइडिया कब होगा, जब हम उसके सारे फॉल्स एस्पेक्ट देख लेते हैं। चलिए फोर्थ आते हैं, वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। हमें पता कैसे चलेगा भाई ये ट्रू है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसका फॉल्स ये है, तो तभी तो ट्रू पता लगेगा ना कि हाँ ये ट्रू है। तो इसीलिए फॉल्स को जानना भी बहुत जरूरी है। व्हाट इज ट्रू, कैसे जानोगे? ठीक, कैसे जानोगे ट्रू क्या है? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये फॉल्स है तो कंपैरिजन नहीं करोगे, और ये ट्रू है तभी पता लगेगा। तो यहाँ पर हम ठीक है इसी को जानेंगे। अ सोसाइटी दैट कंप्लीटली सप्रेसेस ऑल आइडियाज दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे। अगर सोसाइटी में ऐसा होता कि आज से पहले जितने भी आइडियाज आए हमारे, उन आइडियाज को हमने सप्रेस कर दिया होता, दबा दिया जाता, तो आज ऐसी सोसाइटी होती जैसे हम देख रहे हैं? नहीं। ठीक है, रन्स द डेंजर ऑफ लूजिंग। अगर हम खोने के डर से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम बेनिफिट नहीं पाएंगे और वैल्यूएबल नॉलेज आइडिया हमारे खोते चले जाएंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लिखी है इन्होंने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर, many type of question and many more question I will provide to you. Okay, good.